गुड इवनिंग सभी साथियों को रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो सीटेट में नए पैटर्न के आधारित सारे क्वेश्चन हैं। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? तो चौमस्की के अनुसार भाषा का अर्जन का आधार क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा, चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। क्या है दोस्तों? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। ठीक है दोस्तों। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा को सीखने की क्षमता को जन्मजात से होती है दोस्तों। तो चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों बालक में भाषा सीखने की क्षमता कब से होती है? जन्मजात से होती है। प्लीज आप लोग इस चीज को नोट्स में लिख लीजिए। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने भाषा सीखने की प्रक्रिया बालक में जन्मजात से होती है। कब से होती है दोस्तों? जन्मजात से होती है। ठीक है दोस्तों। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया बालक में कब से होती है दोस्तों? जन्मजात से होती है। ठीक है। तो ये किसके अनुसार होता है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव के अनुसार होता है दोस्तों। ठीक है। चॉम्स्की मानते हैं कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात से होती हो, परंतु इसके सिद्धांतों और तथ्यों को सीखने एवं उसको विकसित रूप प्रदान करने हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस चीज में दोस्तों पर्यावरण, आप बच्चों को जिस माहौल में डालेंगे बच्चे उस तरीके से सीखते हैं। कोई भी चीज आप जैसे बच्चों को सिखाएंगे तो आप बच्चों को जिस पर्यावरण में रखेंगे वही चीजें बच्चे सीखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षण उपयोगी विधि कौन सी है? लेक्चर विधि, निर्देश विधि, आगमन विधि, वार्तालाप विधि। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार सबसे उपयोगी विधि आगमन विधि होती है। तो ठीक कौन सी विधि होती है दोस्तों? सबसे पहले आगमन विधि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आगमन विधि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण में छात्रों को पहले नियम समझा दिए जाते हैं। इसके बाद उदाहरण से उस विषय का प्रयोग करके दिखाया जाता है। इससे नियम को अपूर्ण रूप से रखकर छात्रों को पूर्ति करते हैं या फिर उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, क्योंकि नियम और सिद्धांत अमूर्त होते हैं। तो नियम और सिद्धांत क्या होते हैं दोस्तों? अमूर्त होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आगमन विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो दोस्तों 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची के सम्मिलित कोई भी भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो कौन करता है दोस्तों इसमें? मातृभाषा। कौन करता है दोस्तों? मातृभाषा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मातृभाषा हो जाएगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, जीवन एवं ज्ञान जीवन एवं ज्ञान के मध्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। ठीक है दोस्तों। क्या होता है? कम करना। जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? मातृभाषा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रक्रिया को बच्चों के विद्यालय में जीवन के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। इसी प्रक्रिया को बच्चों को विद्यालय में बाहरी जीवन से क्या क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? जैसे विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना, ताकि विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास हो सके। तो कोई चीज आप विद्यार्थियों को सबसे पहले रटाइए नहीं। ठीक है। और उसकी प्रणाली से मुक्त करना, ताकि विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास हो। ठीक है। और तीसरा इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है। इससे बच्चे में अधिगम अधिक होता है। इससे बच्चे में क्या होता है दोस्तों? अधिगम अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अधिगम अधिगम क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। इससे बच्चे में क्या होता है? अधिगम अधिक होता है। ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों? अधिगम अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अधिगम अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है अवधी, बोडो, नागपुरी, राजस्थानी। तो कौन शामिल है दोस्तों? बोडो शामिल है। कौन सारी शामिल है दोस्तों? बोडो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोडो। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। कितने दोस्तों? भारतीय 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है। कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। ठीक है दोस्तों। 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है दोस्तों। कौन सी? तो 8वीं अनुसूची में शामिल, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन शामिल है? बोडो शामिल है। इस भारतीय भाषा में 22 भारतीय भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों? औपचारिक लेखन, प्रतिवेदन लेखन, अनौपचारिक लेखन, निबंध लेखन। तो क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। अनौपचारिक लेखन। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अनौपचारिक लेखन। ठीक है। हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? अनौपचारिक लेखन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? तो सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी हो सकती है दोस्तों? कविता वाचन, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, या फिर भाषण प्रतियोगिता में आयोजित करना। तो क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। या कक्षा में नाटक करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कक्षा में नाटक करना। ठीक है। तो कक्षा में नाटक करना दोस्तों, इससे बच्चों में भाषा कौशल की क्षमता को विकास होता है तथा उनमें भाषा सृजनात्मक की क्षमता बढ़ती है। क्या बोलती है? भाषा सृजनात्मक की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची अ व सूची ब के आधार पर सही विकल्प को चयन करें। तो इमिग्रेशन फॉर्म भरना क्या हो सकता है दोस्तों, सटीकता पर ध्यान देना। क्या होगा दोस्तों, सटीकता पर ध्यान देना, ठीक है। और ब क्या हो जाएगा, एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुत देना। तो यह इसमें क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह भी सटीकता पर ध्यान देना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब का तीसरा हो जाएगा सटीकता पर ध्यान देना, ठीक है। और आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उद्दा देखते हैं, किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना। तो प्रवाह पर ध्यान करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रवाह पर ध्यान करना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अ का क्या हो जाएगा, ठीक है। अ का हमारा फर्स्ट हो जाएगा और हमारा ब का क्या हो जाएगा, ब का हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और अब श का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा श का हमारा बताइए सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और द का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा, पहला तीसरा दूसरा चौथा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है पहला तीसरा दूसरा और चौथा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लीज जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल रिकॉन एचटी एकेडमी परिवार से जुड़िए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और सारी क्लास फ्री अवेलेबल हो। जो चीजें डिस्कस करना हो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अगला क्वेश्चन क्या है, अभिकथन अ स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च क्षमता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हमारा अभिकथन क्या है, क्या है, स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें तर्क ब क्या बोल रहा है, भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। तो इसमें क्या हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों अ और ब सही हैं, ब और अ सही की व्याख्या करते हैं नहीं। इसमें दोनों अ और ब सही है, लेकिन ब जो है दोस्तों, ब अ की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये ब जो है दोस्तों, वह अ की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सत्तात्मक कारकों, सामाजिक आर्थिक तथा अथवा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन करना, नहीं। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों का व्यवहार का अध्ययन करना, नहीं। बोलचाल की भाषा ध्वनियों का अध्ययन। क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलचाल की भाषा ध्वनियों का अध्ययन। समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण होता है दोस्तों, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। यह कथन किससे संबंधित है, वाइगस्की, चॉम्स्की, पियाजे और ब्रूनर, ठीक है दोस्तों। ये किससे संबंधित है, चॉम्स्की से। किससे संबंधित है दोस्तों, चॉम्स्की से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चॉम्स्की हो जाएगा, ठीक है। तो चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक की खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा में आंकड़ों का अवलोकन या फिर कोई वर्गीकरण करना, संकल्पना निर्माण, उसका सत्यापन अथवा असत्यता, इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात से होती है, ठीक है। तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की कला जन्मजात से होती है, ठीक है। और जिन पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के शांत अंतः क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। और बायोगिस्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ साथ संपर्क का ही परिणाम होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें चॉम्स्की के अनुसार किसका होता है दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात से होती है। किसमें दोस्तों, आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिए, भाषा बच्चों में भाषा सीखने की क्रिया जन्मजात से होती है, जन्मजात से होती है, ठीक है। और पियाजे के अनुसार दोस्तों कब होता है, पियाजे के अनुसार दोस्तों, भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतर क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, ठीक है दोस्तों। भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति पियाजे के अनुसार दोस्तों, भाषा, प्लीज आप लोग इस चीज को नोट्स करते चलिएगा। संज्ञानात्मक तंत्रों तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ परिवेश परिवेश के साथ माध्यम से ही विकसित होती है। इसे दोस्तों माध्यम से ही विकसित होती है, ठीक है दोस्तों। और बायोस्किल के अनुसार क्या होता है दोस्तों, आप लोग प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसके अनुसार दोस्तों, बायोस्किल के अनुसार, ठीक है। तो बायोस्किल के अनुसार क्या होता है दोस्तों, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ठीक है। इनके इनके अनुसार क्या होता है दोस्तों, आप लोग यहाँ लिख लीजिए, बच्चों की भाषा या फिर बच्चे की भाषा समाज समाज के साथ संपर्क संपर्क का ही परिणाम है, संपर्क का ही परिणाम है, ठीक है दोस्तों। तो बाइबल्सकी के अनुसार दोस्तों, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है।
और चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की क्रिया जन्मजात से होती है और पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ माध्यम से ही विकसित होती है। ठीक है, जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना और टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है? यह क्या कहलाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सुनी हुई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सुनी हुई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहेंगे? अवबोधन कार्य, मुख्य अंश सुनने सुनने के लिए श्रवण कार्य, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, सरसरी तौर से श्रवण कार्य। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है और विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को सही भाग से जोड़ना होता है, तो कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का उद्देश्य क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। तो सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, क्या हो जाएगा दोस्तों? सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, लेखों की रचना करना दोस्तों नहीं, विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है वो क्या कहेंगे? लेखन वैकल्पिक कहेंगे, क्रिया वैकल्य कहेंगे, गणन वैकल्य कहेंगे, वाचन वैकल्य कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में लेखन वैकल्य कहेंगे। ठीक है, लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया, क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण, प्रतिपादन, वेदांत, वर्णन। तो इसको किसको कहते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, विवरण को किसको कहते हैं दोस्तों? विवरण को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विवरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 136 से 142 क्या है? गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इसमें क्या है? मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा है। क्या इसमें क्या दोस्तों? सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होता है। मनुष्य ही प्रकृति का क्या बनता जा रहा है? विनाश का कारण बनता जा रहा है। प्रकृति ने मनुष्य का ही नहीं अपने सभी प्राणियों को सुख संतोषपूर्वक जीवन बिताने के सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। अन्य जीव आज भी प्रकृति से आज भर के लिए साधन पाना चाहते हैं, जबकि मनुष्य आज ही जीवन कब तक के लिए साधन आज पाना चाहता है। उसे भले ही सोने के लिए 2 गज जमीन जरूरी हो, मगर वह फैलागो में फैल बंगले का निर्माण करता है। ठीक है, भले ही इसके लिए कितने ही पेड़ क्यों न काटने पड़े, भले ही इसे प्रकृति के अनंत जीव बेसहारा क्यों न होते हों, भले ही प्रकृति प्रदूषित होती हो, मगर वह यहाँ से वहाँ अन्य प्रणालियों की भांति पांव पांव नहीं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में ही जाएगा। उससे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आने वाली पीढ़ियां कहाँ रहेंगी, प्रकृति से कुछ पा सकेंगी या नहीं, वह तो आज अपनी विलासिता के लिए, अपनी सनक के लिए, अपनी फिजूल खर्ची की आदत में वशीभूत ही प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता है। ठीक है, तो इसमें आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से प्रकृति के अनुकूलन क्या है? तो इसमें प्रकृति क्या पूछा दोस्तों? इसमें प्रकृति के अनुकूलन मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा क्या है? पेड़ों की आधाधुंध कटाई करना। यस, इसमें अनुकूलन क्या है दोस्तों? पेड़ों की आधाधुंध कटाई करना। ठीक है, ठीक है, और आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का संग्रहण करना। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राकृतिक संसाधनों का संग्रहण करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों का संग्रहण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना, प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, अन्य जीवों के साथ समरस रहना, फिर वर्तमान के लिए साधन पाना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाँव पाँव शब्द है और पुनरुक्त शब्द, रूढ़ शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द। तो पाँव पाँव क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पुनरुक्त शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? पाँव पाँव क्या हो जाएगा? पुनरुक्त शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुनरुक्त शब्द जब किसी शब्द का एक साथ 2 बार उससे मिलता जुलता है, प्रतिस्थापनात्मक या विलोम शब्द एक साथ या फिर पास पास आते हैं, तो ऐसे शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। धीरे धीरे आना जाना, रुक रुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना होगा? तो इसमें हमें क्या कदम उठाना होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में संसाधनों का अपव्यय करना होगा दोस्तों? नहीं। वर्तमान में जिस गति से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी गति से भविष्य में भी प्रयोग करना होगा? नहीं। संसाधनों का अभी से अपने घरों में भंडारण करना होगा दोस्तों? नहीं। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना होगा दोस्तों? नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा? वन्य जीव पर, मनुष्य पर, पक्षियों पर, वन्य जीव, पक्षियों, मनुष्य पर, सभी पर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विनाश का विलोम क्या होगा? तो विनाश का विलोम क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में सृजन होगा। क्या दोस्तों? सृजन होगा। ठीक है, और निर्माण, विनाशकारी, निर्माणकारी, आवाहन। ठीक है दोस्तों, आवाहन का विसर्जन होगा। ठीक है, तो विसर्जन यहाँ आवाहन का क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, और विनाशकारी का निर्माणकारी, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्माणकारी का विनाशकारी, निर्माणकारी।
ठीक है दोस्तों, निर्माणकारी का विनाशकारी हो जाएगा, इसके बाद विनाश का सृजन हो जाएगा और आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे इससे अंतर नहीं पड़ता, इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? समानता, दायित्व, फर्क। उससे इससे अंतर नहीं पड़ता, तो क्या दोस्तों आप लोग क्या हो सकता है बताइए? इससे उससे नहीं पड़ता, क्या समानता नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता दोस्तों? फर्क नहीं पड़ता। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्क। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 143 से 150 नीचे एक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आइए फिर पढ़ते हैं ऑप्शन। गद्यांश पढ़ते हैं। मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। क्या दोस्तों? मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र कौन है दोस्तों? जो सदाचारी, विश्वास पात्र हो। तो सच्चा मित्र कौन है? सदाचारी भी हो, और इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते चलिए दोस्तों। सच्चा मित्र कौन है? सदाचारी और विश्वास पात्र हो, और आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। ठीक है, दोषों को बताने से भी हिचकिचाए नहीं, और गुणों का बखान करते समय गर्व का अनुभव करे। वास्तव में सच्चा मित्र तो वही है जो हमारी गलतियों को बताए और सुधार का मार्ग दिखाए। इसका दोस्तों सुधार का मार्ग दिखाए। तो तुलसीदास, किसने दोस्तों? तुलसीदास, किसने दोस्तों? तुलसीदास जी ने भी कहा कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी और बड़े से बड़े दुख को भूल के कारण समान मित्र के कड़ और समान दुख को बड़ा दुख समझे। मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाए। मित्र के गुण प्रकट करके उसे अवगुणों को अपने तक सीमित रखे। विपत्ति के समय 100 गुण स्नेह करे, लेन देन में शंका न करे, और अपनी शक्ति के अनुसार सदा हित करता रहे। वास्तव में सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। धन रहने पर तो सभी मित्र बनना चाहते हैं, पर गरीबी आने पर एक एक सभी करनी काटते हैं, पर सच्चा मित्र इससे ऊपर होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समिति का विलोम। तो समिति का विलोम क्या दोस्तों? असामान्य, 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 परिसीमित, असीमित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सीमित का विलोम असीमित हो जाएगा। जैसे जैसे कोई चीज सीमित है तो उसका क्या हो जाएगा? असीमित विलोम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्ग शब्द है तत्सम, देशज, तद्भव, आगत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्ग शब्द क्या है? तत्सम है। ठीक है, और इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मार्ग हो, इसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्ग। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मार्ग। ठीक है, मार्ग का तद्भव क्या हो जाएगा? मार्ग हो जाएगा। प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समूह से भिन्न शब्द है दुखी, विश्वसनीय, प्रसन्न, शंका। तो क्या है? समूह से भिन्न, दुखी, विश्वसनीय, प्रसन्न, शंका। तो इसमें सबसे गलत क्या दोस्तों? शंका है। ठीक है, क्या दोस्तों? शंका है। ठीक है दोस्तों, जबकि दुखी, प्रश्न और विश्वसनीय विशेषण के अंतर्गत आता है। दुखी और विश्वसनीयता और प्रश्न, ये सब तीनों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? विशेषण के। आप लोग यहाँ लिख लीजिए विशेषण। ये सब तीनों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जबकि शंका स्त्रीलिंग है। शंका क्या दोस्तों? स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। शंका क्या दोस्तों? स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है, यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है, तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व है? सभी के सामने उसके कार्यों के लिए फटकार लगाकर सुधरने के लिए कहना दोस्तों नहीं, उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना दोस्तों, ये हमारा होगा। उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना, उसके काम से काम रखना नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ देना नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है, उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने बड़े से बड़े दुख और धूल के कण के समान समझना, वाक्य का क्या भाव है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, क्या भाव हो सकता है दोस्तों? तो अपने दुखी को मिट्टी के समान समझना दोस्तों नहीं, अपने दुख को छोटे से छोटा समझना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका सच्चा मित्र कौन होगा? जो कठिन समय में आपका साथ दे, जो केवल खुशहाली में आपका साथ दे, जो आपके गुणों का वर्णन करता हो, जो सबके सामने की गलतियां बताए। नहीं, जो कठिन समय में आपका साथ दे। ठीक है, सच्चा मित्र कौन होगा? जो कठिन समय में आपका साथ दे। ठीक है, उपयुक्त तो गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया? इसमें किस कवि का उल्लेख किया गया दोस्तों? आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। किस कवि का उल्लेख किया गया दोस्तों? तुलसीदास का। किसका दोस्तों? तुलसीदास का। ठीक है, यहाँ पे है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास का। तो किसका उपयोग किया गया दोस्तों? तुलसीदास का। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन है मित्रता, पास पड़ोस, शत्रुता, रिश्तेदार। तो गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन क्या? मित्रता है, शत्रुता, पास पड़ोस, रिश्तेदार। तो क्या दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए? मित्रता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मित्रता। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज ऐसे ही प्यार बनाइए रहे। प्लीज वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।